हे एवरीवन, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, लास्ट लेक्चर होगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सेल डिवीजन देखेंगे जिसके अंदर दो मेजर टॉपिक आते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। अब जो माइटोसिस है वो इस साल के मार्च के पेपर में, पिछले साल के मार्च के पेपर में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने को वो करना है। एंड उसका डायग्राम करना है, नहीं करना है, आंसर में से कितना पढ़ना है, सारी बातें आपको बताऊंगा। फिर मियोसिस में से आपको क्या करके जाना चाहिए, कितना करना चाहिए, आ सकता है एग्जाम में कि नहीं आ सकता, ये सारी बातें अपन देखेंगे। बेसिक से भी देखेंगे, बिकॉज अगर आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे का समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा बेसिक्स लेंगे, देन वी विल गो टू सेल डिवीजन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। अब जो बेसिक कंसेप्ट है हमने थोड़ा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में भी देखा था, वैसा ही थोड़ा बेसिक्स यहां पे भी अपन लेंगे। देखिए, ये अपना डीएनए है, बराबर। डीएनए आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इस डीएनए को हम लपेटते हैं और कंडेंस करते हैं। क्या करते हैं? लपेट के कंडेंस किया जाता है फिट करने के लिए। ठीक है, तो इस डीएनए को ध्यान से सुनना, अपन कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, इनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर अपन ने डीएनए को लपेटा, बराबर। आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 और उसके नीचे 7 8, ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। जो गोला गोला दिख रहा है वो प्रोटीन है, बराबर है। 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अपन ने डीएनए को लपेटा, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, 8 हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को मिला करके जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ऐसे आपको बहुत सारे न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं। इन न्यूक्लियोसोम को भी आगे जाके फर्दर कंडेंस किया जाएगा, फर्दर उसको लपेटा जाएगा। एंड ये जो मोटा वाला धागा बना, धागा बोलूं या उसको मैं फाइबर बोलूं, इसको अपन बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। जो मोटा वाला फाइबर है, एकदम पतला फाइबर कौन है? डीएनए, सबसे पतला। डीएनए को लपेट लपेट के कंडेंस करके अपन ने एक मोटा फाइबर बनाया, जिसको अपन ने बोला क्रोमैटिन फाइबर। अब उस फाइबर को भी अपन फर्दर कंडेंस करेंगे, फर्दर लपेटा जाएगा, तब जाके बनता है क्रोमोसोम। तो ये एक क्रोनोलॉजी समझिए। डीएनए को लपेट के क्या बनता है? क्रोमैटिन फाइबर, उसको लपेट के बनता है क्रोमोसोम। एकदम क्लियर हो गया। एक अगर कंपैरिजन करना हो तो यहां पे आपको दिख रहा है एकदम जो पतला पतला धागा दिख रहा है आपको, ये ऐसा ऐसा पतला पतला धागा, ठीक है, ये पतले पतले धागे इमेजिन करो डीएनए है, उससे बनाया हुआ जो मोटा धागा है वो क्रोमैटिन है। मोटा धागा कौन सा? ये वाला पूरा, ये जो मोटा मोटा धागा दिख रहा है वो क्रोमैटिन है। और इसको लपेट के अपन जो धागे की रील आती है ना सिलाई करने के लिए, ये वाली, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोम बोल सकते हैं। सिंपल, डीएनए से बनाया क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बोलूं या क्रोमैटिन फाइबर बोलूं, सेम चीज है, समझ के लेना, ठीक है। एंड उसको लपेट के बनता है क्रोमोसोम। इज दिस क्लियर? एब्सोल्युटली। अब देखिए, आपके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो पैर में होते हैं, जोड़ी जोड़ी में आते हैं, इस तरीके से। उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी फटाफट अपन समझ लेंगे। अब देखिए, अपने वन ह्यूमन सेल में, ऐसा हर एक सेल में होता है। बाय द वे, आपके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो ये सिचुएशन हर एक सेल के अंदर आपके प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो एक ह्यूमन सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये जोड़ी जोड़ी में आते हैं, बराबर है। तो कितना जोड़ी बनेगा? ऐसा 46 टोटल हैं, तो 23 पेयर्स बनती हैं। एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए, ये पैर में क्यों आते हैं? जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देयर आर 2 पेरेंट्स, मेल पेरेंट होता है, फीमेल पेरेंट होता है, बराबर। ये दोनों अपने बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स बनाते हैं जिनको अपन गैमीट्स बोलते हैं। यहां पे लिख देता हूं, इनको क्या बोलते हैं? गैमीट्स। और गैमीट्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली सेक्स सेल्स, जिसके मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल बॉडी के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और फीमेल बॉडी के अंदर एग बनता है। अब मेरी बात समझना, स्पर्म के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एग में भी 23 होते हैं। यहां पे मैं अलग बता रहा हूं, मेरे स्किन के सेल में 46 क्रोमोसोम है, मेरे हार्ट के सेल में, लिवर के, लंग्स के, किडनी के, स्टमक के, ये सारे सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है। लेकिन सिर्फ स्पर्म में और एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? स्पर्म और एग आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। बात को समझना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ये अपन
अपना जो लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला, उसमें डिटेल में तो पढ़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं, लेकिन इतना समझो स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट क्या होता है? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ बेबी, जो बच्चा बनेगा आगे उसका पहला सेल है जाइगोट, और इसी जाइगोट से आगे जाके बच्चा बनता है। बराबर है? अब ध्यान से सुनना, मुझे बताओ जाइगोट में कितने क्रोमोसोम आ गए? स्पर्म से 23 और एग से 23, तो वापस जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे एंड इसी से आगे जाके बच्चा बनेगा। तो बच्चे में भी, बच्चे के हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। तो उस 46 में से आधे किससे आते हैं? पापा से आते हैं, आधे किससे आते हैं? मम्मी से आते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये स्पर्म के क्रोमोसोम हो गए, ये पापा से आने वाले क्रोमोसोम हो गए, ये एग के क्रोमोसोम हो गए मम्मी से आने वाले। तो जब जाइगोट बनता है तो इनके बीच में होती है पेयरिंग। तो जो मैंने आपको बताया 46 क्रोमोसोम के 23 पेयर बनते हैं, हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम पापा से आया हुआ है और एक क्रोमोसोम मम्मी से आया हुआ है। बात समझ में आ रही है? समझ लो, लाल वाला पापा का है, ब्लू वाला मम्मी का, ये लाल वाला पापा का, ब्लू मम्मी का, पापा का मम्मी का, पापा का मम्मी का, पापा का मम्मी का। बात समझ में आ रही है आपको? हर एक पैर में एक क्रोमोसोम पापा से आया हुआ है, स्पर्म से आया हुआ है, और एक क्रोमोसोम एग से आया हुआ है, मम्मी से आया हुआ है। एब्सोल्युटली क्लियर? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट अगर आपने अभी समझ लिया तो आपको आगे माइटोसिस मियोसिस दोनों एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बात को समझना, स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, जोड़ी जोड़ी में नहीं है ना, सिंगल सिंगल प्रेजेंट है। तो अपन इसको बोलते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, बिकॉज क्रोमोसोम सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, जोड़ी में नहीं है, तो हम इसे कहते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। किसका सेट है? पापा का सेट है। ठीक है, इस कंडीशन को हैप्लॉइड कंडीशन कहा जाता है। जहां पे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हैप्लॉइड कंडीशन कहा जाता है एंड उसको अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से एग में भी मुझे बताओ सिंगल सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो अपन बोलेंगे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड कंडीशन रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो स्पर्म और एग दोनों हैप्लॉइड हैं, उनके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। लेकिन फिर जब जाइगोट बना तो उसमें पेयरिंग हो गई, स्पर्म के और एग के क्रोमोसोम जोड़ी बना लिए। तो हम कह सकते हैं देयर आर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, पापा का भी सेट आ गया, मम्मी का भी सेट आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब क्रोमोसोम पेयर में आते हैं, ध्यान से समझना, जब क्रोमोसोम जोड़ी में आते हैं पेयर में, तो इसको हम बोलेंगे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इस कंडीशन को डिप्लॉयड कहा जाएगा एंड रिप्रेजेंटेड बाय 2n। सिंपल कहानी हो गई। यस और नो? स्पर्म में सिंगल सिंगल है वन सेट, एग में भी सिंगल सिंगल है वन सेट, जाइगोट में जोड़ी जोड़ी में है तो टू सेट्स, जिसको अपन डिप्लॉयड कहते हैं। यहां तक का बात समझ में आया? अब सुनो, जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, गैलेक्सी मैम से, शुभम सर से, फुल टीम ऑफ टीचर्स, इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों आ जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे बैच के अंदर, पर्सनल अटेंशन आपको मिलता है, हर एक बच्चे से बात करके डाउट क्लियर किया जाता है। तो आरएम 6 आपके लिए है। ठीक है, हम जूम के ऊपर मिल करके डाउट क्लियरिंग लेते हैं, मेंटोरशिप, गाइडेंस, ये सारी चीजें अपन देते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल आपको IVR नंबर मिलता है जिससे आप टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मेरे फोन पे आप कॉल कर सकते हो, आपसे बात करके आपका डाउट क्लियर करूंगा मैं खुद। ऐसे हमारे सारे टीचर आपका डाउट क्लियर करते हैं फोन पे। ये IVR नंबर आपको दिया जाता है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कूपन कोड तो हमने दिया था फर्स्ट 100, इसमें 1000 रुपीज का डिस्काउंट था, लेकिन अभी एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रही है ESAT, और ये टेस्ट आप देकर 80% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, 80 to 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है ये एग्जाम दे करके। ये एग्जाम अपने एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया, मेरे वीडियोस वाले सेक्शन में चैनल के ऊपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ESAT के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उसको कैसे देना है वो भी मैंने बताया है। तो आपको अप टू 90%, 80-90% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ आप पढ़ेंगे, इंडिविजुअल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर है अपने एजुकेशनल काउंसलर के, डायरेक्टली कॉल करो, पूछो, बिंदास पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए
यहां तक की बात समझ में आई आपको? हैप्लॉइड समझ में आ गया, डिप्लॉइड समझ में आ गया, डीएनए से क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम जोड़ी जोड़ी में होते हैं, बराबर 23 पेयर्स होती है। फिर स्पर्म हैप्लॉइड है एंड बाकी अपने सारे सेल डिप्लॉइड है। स्किन का सेल डिप्लॉइड है, हार्ट का, लिवर का, लंग्स का, किडनी का, ब्रेन का, ये सारे सेल डिप्लॉइड सेल हैं आपके शरीर के। सिर्फ स्पर्म और एग ये हैप्लॉइड है, बाकी सब कुछ डिप्लॉइड है, बराबर है। अब सवाल यह है कि सेल डिवीजन करना क्यों है? पहली बात, चलो ये बात समझ लो, सेल को सेल डिवीजन करने की क्या जरूरत पड़ी? आप जब पैदा हुए आप इतने से थे, है ना, इतने से थे आप, और अभी आप इतने हो गए हो, तो आपके शरीर में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। ग्रोथ कैसे हुआ? सेल्स बड़े होंगे ना। आप जब इतने से थे तो नंबर ऑफ सेल्स कम था, जब आप इतने हो गए तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुआ। तो ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया सेल्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? सेल डिवीजन से बनेगा। ग्रोथ हो गई। दूसरा, अगर आपको कहीं पे लग गया, आपको लग गया, ठीक है, कहीं पे, तो हील होगा। कोई भी आपकी इंजरी है, यहां पे बता रहा हूं, कोई भी आपका इंजरी हुआ तो उसको हील करना है। हील करने के लिए भी नया सेल्स बनाना पड़ेगा। आपकी स्किन अगर कट हो गई, आपको लग गया, खून बह रहा है, फिर थोड़े दिन बाद वहां पे नया सेल्स बनेगा, धीरे धीरे वो जख्म भरेगी, तो नया सेल्स कहां से आएगा? सेल डिवीजन से आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेल डिवीजन का बेसिक काम ग्रोथ हो गया एंड हीलिंग हो गया। यहां पे लिखा हीलिंग, ग्रोथ हो गया, हीलिंग हो गया। एंड मियोसिस क्यों किया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले तो इतनी बात समझ लो, ग्रोथ करना है, हीलिंग करनी है, ये आपका मेन रीजन है सेल डिवीजन करने का। अब ध्यान से सुनो, सेल डिवीजन करने के पहले ये जो आपका पहला सेल है उसको पेरेंट सेल कहा जाएगा। जो सेल डिवाइड करेगा उसको पेरेंट सेल कहेंगे। अब ये सेल पहले ग्रो करेगा, खुद ग्रोथ करेगा, सेल बड़ा होगा, ठीक है, सेल की ग्रोथ होती है, डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, पहले वो खुद बड़ा होगा, खुद अपनी ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ में क्या क्या होता है वो भी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। साइटोप्लाज्म ग्रो होगा उसका, उसके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी बढ़ते हैं, और डीएनए का अमाउंट डबल किया जाता है। ये क्यों किया जाता है वो भी आपको, एक बात बताओ, सेल को डिवाइड करना है एंड 2 डॉटर सेल बनाने हैं, डॉटर सेल, बराबर, 2 डॉटर सेल बनाना है, और उन दोनों सेल के अंदर, डॉटर सेल के अंदर इक्वल डीएनए जाना चाहिए। जितना पेरेंट में था उतना ही डीएनए दोनों डॉटर सेल में जाना चाहिए। तो पहले मुझे उसको डबल करना पड़ेगा डीएनए को, बाद में उस डीएनए को मैं डिवाइड करूंगा इन दोनों डॉटर सेल के बीच में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब सेल की ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ, तब अपने को क्या करना पड़ता है? डीएनए को डबल करना पड़ता है, ताकि हम दोनों डॉटर सेल में उसको बराबर इक्वली बांट पाए, डिवाइड कर पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। डीएनए से क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, बराबर है। तो इमेजिन करो कि हमने जब डीएनए को डबल नहीं किया तब क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं, सिंगल सिंगल। समझ लो, ये मैं आपको एक पैर दिखा रहा हूं ना, पैर ऑफ क्रोमोसोम, एक पापा का एक मम्मी का, बराबर है। डीएनए डबल करने के पहले, बिफोर डीएनए इज डबल्ड, ध्यान से समझो, डीएनए को डबल करने के पहले क्रोमोसोम आपको सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, पापा का और मम्मी का, ठीक है। चलो, बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी, कॉपी करना, डीएनए की कॉपी बनाना, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। अब आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? आपको क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये पूरा एक सिंगल क्रोमोसोम है। पहले 2 क्रोमोसोम थे, बाद में 4 हो गए, ऐसा नहीं है। पहले अगर 2 क्रोमोसोम थे तो बाद में भी 2 ही हैं। ये पूरा जो एक्स शेप आपको दिख रहा है, ऐसा एक्स, ये पूरा एक सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम, और ये भी पूरा एक सिंगल क्रोमोसोम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसका 2 तंगड़ी कैसे आया? अब ध्यान से सुनना,
जब आप डीएनए को डबल करोगे, जब आप डीएनए को डबल करोगे तो क्रोमोसोम, समझ लो ये आपका ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका ओरिजिनल क्रोमोसोम था। तो डीएनए आप डबल करोगे तो क्रोमोसोम की भी एक कॉपी बन जाती है और वो कॉपी उसी के साथ जुड़ी हुई रहती है इस तरीके से। ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये वाला, इसको, इस पोर्शन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। तो जब हमने डीएनए डबल किया तो क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बनाता है और दोनों कॉपीज सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई होती हैं। इन कॉपीज को अपन बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। मतलब क्या बेटा, ध्यान से सुनो, ये एक यहां से लेके यहां तक, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड है, और ये दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई हैं और दोनों को मिला करके एक सिंगल क्रोमोसोम बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी प्रकार से यहां पर भी, यहां पर भी ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड है और दोनों सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं और दोनों मिल करके एक क्रोमोसोम बना रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल होने के बाद क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है, उसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई हैं इस तरह से। एब्सोल्युटली क्लियर? पहले 2 क्रोमोसोम थे, बाद में भी 2 ही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब क्रोमोसोम जोड़ी में आते हैं तो उसको अपन डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं, बराबर? तो पहले भी डिप्लॉयड कंडीशन थी और बाद में भी 2 ही क्रोमोसोम है, राइट? ये दोनों भी पेयर में हैं, तो ये कंडीशन भी डिप्लॉयड हुई। तो डीएनए डबल करने के पहले भी डिप्लॉयड था, बाद में भी डिप्लॉयड ही है, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा, पहले 46 थे, बाद में भी 46 ही हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो, आपके टेक्स्ट बुक में एक यहां पे बात बताई गई है, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डबल्स अप इट्स क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब ये गलत बात है, ये रॉन्ग दिया हुआ है। सेल क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ाता, डीएनए डबल करता है। डीएनए डबल होता है, डीएनए डबल्ड, ये बात सही है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा ये बात गलत है। यहां पे क्या लिखा है, इफ द क्रोमोसोम नंबर 2n था पहले तो बाद में वो 4n हो जाएगा, 4n नहीं होगा। 4n का मतलब क्या, 4 क्रोमोसोम की ग्रुप बन जाएगी, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और 4 सेट बनाने के लिए आपको 4 पेरेंट लगेंगे। 4 पेरेंट होते हैं? नहीं होते, 2 ही पेरेंट होते हैं। तो पहले भी 2n था, बाद में भी वो 2n ही रहता है, ये बात गलत है। और अब आप पूछोगे एग्जाम में क्या लिखूं, एग्जाम में ये लिखना ही नहीं आपको, माइटोसिस के आंसर में ये वाला पार्ट आपको लिखना ही नहीं है, बस आपको बता रहा हूं कि गलत है, ऐसा होता नहीं है। क्रोमोसोम का 2n का 4n नहीं होता। पहले भी डिप्लॉयड था, यहां पे देख लो, पहले भी पैर था ना, पैर, बाद में भी पैर ही है। तो पहले भी डिप्लॉयड कंडीशन थी डीएनए डबल होने के पहले, और डबल होने के बाद भी वो डिप्लॉयड कंडीशन ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बस क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना के सेंट्रोमियर पे जुड़ा हुआ रहता है, उन दोनों कॉपीज को अपन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? देखो समझ लो मेरी बात, ये भी एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये भी एक, उसको भी क्रोमैटिड कहा जाएगा अब, और इसको भी क्रोमैटिड कहा जाएगा। तो दोनों क्रोमैटिड, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई हैं, ऐसे अपने को बोलना है। चलो एकदम क्लियर है ये कंडीशन, यहां तक बात समझ में आ गई है। चलो अब आते हैं मुद्दे पे। सेल डिवीजन 2 प्रकार का है, माइटोसिस है और मियोसिस है। बेसिक्स क्लियर हुआ? माइटोसिस आपके सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल मतलब क्या, बॉडी सेल्स, आपके शरीर के, स्किन के सेल है, लिवर के, लंग्स के, किडनी के, हार्ट के, बॉडी के सेल्स, उनमें माइटोसिस देखने मिलती है। एंड एक और यहां पे लिखना चाहूंगा, एंड स्टेम सेल्स। अब ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये तो आप चैप्टर नंबर 8 जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अभी आप सिर्फ इतना लर्न कर लेना कि आपके सोमैटिक सेल, बॉडी सेल्स एंड स्टेम सेल में आपको माइटोसिस देखने मिलती है, ठीक है।
ये आपके सारे बॉडी के सेल, ब्रेन के, लंग्स के, हार्ट, लिवर, स्टमक, किडनी, ये सारे आपके सोमैटिक सेल्स हो गए, बराबर है। चलो, और मियोसिस कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इनको हम जर्म सेल्स भी कह सकते हैं। अब मेरी बात समझना, ये जर्म सेल्स आपको कहां मिलेंगे? मेल में जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस, और फीमेल में जो ओवरी होती है, उसके अंदर आपको ये जर्म सेल्स मिलते हैं। अब ये जर्म सेल मियोसिस करेंगे, ये जर्म सेल क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करके ये लोग गैमीट बनाएंगे। तो मियोसिस क्यों किया जाता है? गैमीट बनाने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब बात को समझना, जो जर्म सेल हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। जर्म सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। और जो गैमीट बनता है वो गैमीट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो मियोसिस से क्या होता है? डिप्लॉयड का हैप्लॉइड हो जाता है। और ये प्रोसेस कैसे होती है वो भी आगे अपन देखेंगे। बहुत सारी बातें अपने को करनी है। शुरू करें? चलो, अब पहले मैं तुमको माइटोसिस में क्या होता है वो बेसिक बता रहा हूं। माइटोसिस में बेसिक क्या होता है? ये आपका पेरेंट सेल था। अब मुझे बताओ, यहां पे क्रोमोसोम जोड़ी में है ना? एक पापा का है, एक मम्मी का है, जोड़ी में है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो अपन इसको डिप्लॉयड कंडीशन कहेंगे। चलो, अब यहां पर आपको ये क्रोमोसोम सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, मतलब ये बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल होने के पहले। अच्छा, डीएनए डबल होने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। अभी भी एक क्रोमोसोम पापा का है, एक क्रोमोसोम मम्मी का है, अभी भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अभी भी डिप्लॉयड कंडीशन ही है। ठीक है, 2n का 4n नहीं हुआ, 2n ही है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पूरा एक सिंगल क्रोमोसोम है और ये भी पूरा सिंगल क्रोमोसोम है, और यहां पे एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट है। क्लियर है? चलो, अपने को करना क्या है? माइटोसिस में क्या करना है? सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करना है। तो जैसे ये लाल वाला क्रोमोसोम है पापा का, ठीक है, एग्जाम्पल, ये पापा का, ये मम्मी का। तो जो लाल वाला क्रोमोसोम है उसका एक तंगड़ी एक डॉटर सेल में जाएगा, दूसरा तंगड़ी दूसरे डॉटर सेल में जाएगा। ब्लू वाले क्रोमोसोम का भी एक तंगड़ी इधर, एक तंगड़ी इधर। तो हमें करना है यह है, हमें सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना है। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, यहां पे भी एक पापा का है, एक मम्मी का है। मेरे को बताओ, यहां पे एक पापा का एक मम्मी का है, तो कहना इसे यहां पर भी पैर में है ना, तो ये भी डिप्लॉयड हुआ। फिर यहां पर भी एक पापा का एक मम्मी का, यस और नो? पापा का मम्मी का, ये भी जोड़ी में है, पैर में है, तो इसको भी अपन डिप्लॉयड कहेंगे। ठीक है, ये आपके डॉटर सेल्स। तो माइटोसिस को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आपका पेरेंट सेल 2n था, और डिवीजन के बाद आपके जो डॉटर सेल हैं वो भी 2n रहेंगे, 2n रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये होता है बेसिक आपका माइटोसिस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब माइटोसिस के अंदर दो चीजें होती हैं, दो स्टेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब यहां पे लिख रहा हूं कैरियन, ये जो शब्द है इसका मतलब है न्यूक्लियस, और काइनेसिस ये जो शब्द है इसका मतलब है डिवीजन। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या बनता है? न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हैं। और साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो यहां पर कैरियोकाइनेसिस में, न्यूक्लियर डिवीजन में 4 फेजेस रहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अपन याद कैसे रखते हैं? अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? PMAT, पीमैट, पार्थ मोमाया आमचे टीचर, पीमैट। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये अपने 4 फेज हैं कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन के। उसके बाद अपन साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे, साइटोकाइनेसिस। यहां तक की कहानी सारी समझ में आ गई है? ठीक है, डीएनए डबल करने के पहले क्रोमोसोम कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम। ठीक है, 2n कंडीशन। और डीएनए डबल होने के बाद क्रोमोसोम ऐसा 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 दिखता है। ठीक है, ये भी 2n कंडीशन है। और इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? ये एक तंगड़ी और ये एक तंगड़ी, इन दोनों तंगड़ियों को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स।
हमें क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। एब्सोल्युटली क्लियर। चलो, 2n कंडीशन का मतलब क्या है, बेसिकली क्रोमोसोम जब पैर में आते हैं तो उसको अपन 2n कंडीशन कहते हैं, जिसमें से एक पापा से आया हुआ है, एक मम्मी से आया हुआ है। क्लियर है, यहां तक का बेसिक्स क्लियर है। चलो, तो प्रोफेज में क्या क्या होता है, अब यहां पर आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये लर्न करना है, और इनका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है ना, वो बहुत क्लियर नहीं है, अंदर शेडिंग किया हुआ है, कलरफुल डायग्राम है, तो वो क्लियरली समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे ड्रॉ करें। तो आप एक काम करो, आप शायद नवनीत यूज करो, या आप शायद टारगेट यूज करो, तो उसमें जो माइटोसिस का आंसर होगा और वहां पे जो डायग्राम होगा, वो डायग्राम आप कर लेना। जरूरी है इस चैप्टर से ये 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का डायग्राम कैसा है, ऐसा होता है, ऐसा डायग्राम होता है, ये वाला। तो ये डायग्राम्स आपको करने हैं। टेक्स्ट बुक में थोड़ा अजीब दिया हुआ है, तो आप क्या करो, जैसा आपका नवनीत या टारगेट में दिया है वैसा डायग्राम आप बना लेना, क्लियर डायग्राम, ठीक है। ठीक है, और ये फेजेस आपको सारे चारों लर्न होने चाहिए, साइटोकाइनेसिस भी लर्न होना चाहिए, मतलब माइटोसिस पूरा लर्न करना ही है। मियोसिस में से क्या करना है वो आपको बताऊंगा आगे। चलो, प्रोफेज कर ले, यहां पे क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है मेरे को बताओ, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। फिर ये अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है, बाउंड्री, उसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब उसके अंदर आपको दिख रहा है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन फाइबर समझते हो, क्रोमैटिन को लपेट के क्रोमोसोम बनता है। तो ये क्रोमैटिन के अंदर भी आप ये बात समझना, डीएनए इज डबल्ड, डीएनए डबल हो चुका है, डीएनए की डबलिंग हो गई है, डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, ठीक है, डीएनए डबल्ड है। और यहां पर आपको ये जो चीजें दिख रही हैं, इनको कहा जाता है सेंट्रियोल्स। ये क्या करेंगे आपको समझ में आएगा। और फिर आपको अंदर एक ग्रीन कलर का छोटा गोला दिख रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डार्क स्पॉट होता है, एक रीजियन होता है, इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, न्यूक्लियोलस। सारी चीजें समझ में आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेंट्रियोल्स हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमैटिन हो गया, और क्रोमैटिन में डीएनए क्या हो गया, डबल हो चुका है। क्लियर है। चलो, तो प्रोफेज में क्या करना है, प्रोफेज में कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब क्या, लपेटो, किसको लपेटेंगे, क्रोमैटिन को लपेटेंगे। कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट, मतलब क्या, क्रोमैटिन को लपेट करके क्रोमोसोम बनेंगे। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स, मतलब क्रोमैटिन को लपेट के क्रोमोसोम बनाया जाएगा इस तरीके से। देखो, क्रोमैटिन खुला हुआ था, उसको लपेट लपेट के अपन क्रोमोसोम बना रहे हैं। They become short and thick and they start to appear along with their pair of sister chromatid. मतलब क्या, आपके जो क्रोमोसोम है वो शॉर्ट और थिक दिखने लगेंगे, मोटे मोटे दिखने लगेंगे, और उनकी सिस्टर क्रोमैटिड भी आपको दिखने लगेगी। They start to appear along with their pair of sister chromatid, सिस्टर क्रोमैटिड भी दिख रहे हैं। अब सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, अभी चलो थोड़ा सा मैं इधर ये सब इरेज करता हूं, ठीक है, अब बात को समझना। ये जो सेंट्रियोल्स हैं, इनकी भी कॉपी बनती है, ये भी डुप्लीकेट होते हैं, और दे स्टार्ट मूविंग टू ऑपोजिट पोल, मतलब क्या, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल की तरफ जा रहे हैं, मतलब समझ लो एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ऐसे इमेजिन करो आप। तो एक यहां गया और एक यहां गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से सेंट्रियोल्स की कॉपी बनी एंड वो ऑपोजिट पोल पे चले गए। चलो, पॉइंट 1 क्या किया आपने, कंडेंसेशन ऑफ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, फिर क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक दिखने लगे, शॉर्ट एंड थिक, एंड उनकी सिस्टर क्रोमैटिड्स भी दिखने लगी, पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, बराबर है। सेंट्रियोल की कॉपी हुई, ऑपोजिट पोल पे चले गए। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, मतलब कौन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बराबर, ये वाली, ये वाली,
और ये न्यूक्लियोलस है। इन दोनों को गायब करना है अपने को, इन दोनों को क्या करना है, गायब करना है। तो दे स्टार्ट टू डिसअपियर, पूरी तरीके से गायब नहीं हुए, उनका डिसअपियरेंस स्टार्ट हुआ। अब यहां से आएगा मेटाफेज। मेटाफेज का पहला पॉइंट कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से गायब हो गए, ये होता है पहला स्टेप। यहां पे लिख देता हूं एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर एंड न्यूक्लियोलस ऑल्सो, न्यूक्लियोलस भी पूरी तरीके से गायब हो गया, सारा चीज गायब हो गया। अब आपके क्रोमोसोम अभी तक पूरी तरीके से कंडेंस नहीं हुए हैं, अब यहां पे इनका कंडेंसेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड। अब देखो अभी भी ये क्रोमोसोम थोड़े थोड़े लंबे लग रहे हैं, इनका कंडेंसेशन और कंप्लीट होगा एंड और ज्यादा शॉर्ट और ज्यादा थिक हो गए एंड क्लियरली विजिबल विद सिस्टर क्रोमैटिड्स, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है सिस्टर क्रोमैटिड। बात समझ में आई? अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनमें से स्पेशल प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स निकलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब जो जिसको हम बेंड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, प्रोटीन से बने हुए फाइबर। प्रोटीन का नाम आपको चाहिए तो बता दूं, ये जो प्रोटीन है इसका नाम है ट्यूब्यूलिन, याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे आता है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, उससे बने हुए धागे हैं, फाइबर्स हैं, इनको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर, मुझे बताओ, ये स्पिंडल फाइबर अपने क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच हो रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये स्पिंडल फाइबर कहां बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल। ये स्पिंडल फाइबर कहां कहां बन रहे हैं मेरे को बताओ। स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड बिटवीन द सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल, इसके बीच में ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से ये हुआ आपका मेटाफेज। अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, रुको। अब आपने इतना तो समझ में आ गया, स्पिंडल फाइबर कहां प्रोड्यूस हुआ? सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल के बीच में, इस तरीके से सेंट्रियोल से शुरू होता है वो। अब आपने पपेट शो देखा है, पपेट शो, कठपुतली, तो कैसा धागा बांधा हुआ रहता है और ऐसे ऐसे उंगलियों को हिलाते हैं तो वो कठपुतली डांस करती है, बराबर। इमेजिन करो ये स्पिंडल फाइबर वैसे ही अपने जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको ये कठपुतली की तरह मूव करते हैं और सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर में लाया जाएगा। ध्यान से सुनना, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स हमारे क्रोमोसोम्स को मूव करते हैं और सारे क्रोमोसोम को सेंटर में लेकर आते हैं। ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? ये सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल, इसको सेंट्रल एक्सिस कहो या सेंट्रल प्लेन कहो, सिंपल भाषा में सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर में बीच में खड़ा किया, ठीक है। इसको इक्वेटर भी कहा जाएगा या फिर आप सिंपल इक्वेटोरियल प्लेन याद रखो। सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन को पैरेलल आ गए हैं, सेंटर में आ गए हैं। यहां पे मेटाफेज समाप्त हुआ। अब आता है एनाफेज। अब अपने को क्या करना है? हमने माइटोसिस किया क्यों था? सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करने के लिए, बस यहां पे अपन सेपरेट कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं? सेंट्रोमियर को तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। देखो, द सेंट्रोमियर विल स्प्लिट एंड देयरबाय द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम विल सेपरेट। देखो फिर से यहां पे आ जाओ, देखो सेंट्रोमियर को तोड़ के सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट होने के बाद अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड थे, जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते थे, अब उनको हम डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। सेपरेट होने के बाद अब उनको क्या कहा जाएगा? डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है।
दे आर पुल्ड अपार्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, ऊपर वाले ऊपर जा रहे हैं, नीचे वाले नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब इनको क्या कहा जाएगा मुझे बताओ, अब इनको क्या कहा जाएगा? इनको हम कहेंगे डॉटर क्रोमोसोम्स। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड आर नाउ कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब एक लास्ट पॉइंट, क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानास। जब क्रोमोसोम्स खींचे जा रहे हैं ऊपर और नीचे, ये केले के गुच्छे की तरह दिखते हैं। कहां दिख रहा है गुच्छा? देखो, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ये पार्ट। अब देखो यहां पे ये एक्चुअल इमेज है ऑफ एनाफेज। क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है। अब देखो केले का गुच्छा, ये केले का गुच्छा और ये अपने क्रोमोसोम्स, क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपार्ट दे लुक लाइक बंच ऑफ बनानास, केले के गुच्छे के जैसे दिखते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट इसी फेज में, एनाफेज में, हमें क्रोमोसोम्स का एक्चुअल शेप भी दिखता है। जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 4 प्रकार के क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। तो ये सेंट्रोमियर के पोजीशन पे डिपेंड करता है। वी शेप होता है, एल शेप होता है, जे शेप होता है, आई शेप होता है, बराबर है। तो ये जो शेप्स हैं ये हमें कहां दिखते हैं? एनाफेज में दिखते हैं, ठीक है। वी, जे, एल, ये बात है। चलो क्लियर हो गया इतना? एनाफेज समाप्त। अब हमने क्या किया मुझे बताओ? हमने क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल पे पुल कर लिया, ठीक है। ऊपर वाले ऊपर चले गए, नीचे वाले नीचे चले गए, तो अब टीलोफेज आ गया। टीलोफेज में क्या होगा? ये आपका प्रोफेज का उल्टा है। प्रोफेज का उल्टा, उल्टा करना है अपने को प्रोफेज का, ठीक है। इसमें क्या होगा? Chromosomes that have reached their respective pole decondense and become thread-like thin and invisible. तो प्रोफेज में हमने क्रोमैटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाया, तो यहां पे अपन क्या करते हैं? क्रोमोसोम को खोल देंगे, उसके क्रोमैटिन को खोल देंगे। सिंपल बता रहा हूं, क्रोमोसोम डी कंडेंस मतलब क्या? आपका क्रोमोसोम ऐसा था, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्रोमोसोम था, तो उसको हम खोल देंगे, उसके क्रोमैटिन मटेरियल को खोल देंगे, डीकंडेंस हो जाएगा और लंबा लंबा हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो पहला पॉइंट एकदम सिंपल। और क्या क्या किया था हमने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस को गायब किया था, तो यहां पे वापस आ जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच्ड एट पोल्स, ठीक है। जो भी क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे पहुंचे उनके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, अंदर न्यूक्लियोलस भी बनेगा। न्यूक्लियोलस ऑल्सो अपियर्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। अब इनको अपन क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियस। ये क्या है? डॉटर न्यूक्लियस। और ये भी क्या है? डॉटर न्यूक्लियस। इन दोनों के अंदर क्या आ गया? न्यूक्लियोलस आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? न्यूक्लियोलस अपियर्स इन ईच डॉटर न्यूक्लियस। दिख रहा है आपको न्यूक्लियोलस? ये वापस आ गया। और क्या करना है? स्पिंडल फाइबर, अभी भी थोड़ा थोड़ा स्पिंडल फाइबर दिख रहा है, इनको पूरी तरीके से गायब कर देना है। स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर पूरी तरीके से गायब हो गए। तो यहां पे हमने क्या किया? प्रोफेस का उल्टा। पहले हमने डीकंडेंस किया, डीकंडेंस करने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आई, न्यूक्लियोलस वापस आया, स्पिंडल फाइबर गायब हो गया। अब यहां से स्टार्ट होगा अपना साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। यहां पर मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं एनिमल सेल की बात करूंगा। अब एनिमल सेल में एक नॉच बनता है। अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। इक्वेटोरियल प्लेन किधर है? ये थोड़ा सा नीचे, ये यहां पे एक नॉच बनता है इस तरीके से। नॉच का मतलब क्या? ये जो खांचा दिख रहा है ना, इसको नॉच कहा जाता है, या इसको फरो भी कहा जाता है, फरो, खांचा। एंड धीरे धीरे क्या होगा मेरे को बताओ? ये खांचा डीप होते जाएगा। मतलब क्या? मेरे को देखो, ये आपका समझो ये सेल था, ठीक है। अब इक्वेटोरियल प्लेन पे खांचा बना ऐसा, और वो खांचा धीरे 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 डीप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है,
और दोनों सेल सेपरेट हो गए। समझ में आया बात? ऐसा सेल था, ऐसे ऐसे नॉच बना 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 और दोनों सेल सेपरेट हो गए। तो ये नॉच बनता है इक्वेटोरियल प्लेन पे। नॉच ग्रेजुअली डीपन्स, नॉच डीप होते जाएगा एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर एंड इट विल डिवाइड द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, दोनों सेल अलग हो गए, अब इनको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। ठीक है, ये दोनों कौन बन गए आपके? डॉटर सेल्स। तो ये पूरा माइटोसिस का प्रोसेस यहां पे समाप्त होता है। और ये नॉच फॉर्मेशन आपको एनिमल सेल में दिखता है। नॉच फॉर्मेशन किस में दिखती है? एनिमल सेल में। नॉच फॉर्मेशन याद रखना ये बात। नॉच बनता है इक्वेटोरियल प्लेन पे, ग्रेजुअली धीरे धीरे डीप होते जाता है, डीप होते जाता है एंड इट विल डिवाइड द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर हो गया? अब प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में थोड़ा कंसेप्ट अलग है। यहां पर ये है सेल वॉल। क्या चीज है? सेल वॉल। और उसके अंदर आपको दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? रिजिड होती है, कड़क होती है। तो यहां पे आप नॉच वगैरह नहीं बना सकते, ऐसा खाचा बीचा नहीं बना सकते। सेल वॉल को आप बेंड नहीं कर सकते। तो क्या होता है, यहां पे बीच में ना एक छोटी सी प्लेट बनती है, ध्यान से सुनना। बीच में क्या बनती है? प्लेट बनती है। सेल प्लेट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली अलोंग मिड लाइन। मिड लाइन मतलब इक्वेटोरियल प्लेन। तो बीच में धीरे धीरे करके क्या बना? एक छोटा प्लेट बना और वो प्लेट एक्सटेंड होते होते बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, अ प्लेट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली अलोंग मिड लाइन ऑफ द सेल एंड दस साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। समझ में आया? छोटी सी प्लेट बनी, वो एक्सटेंड होते होते बाहर की तरफ गई एंड दोनों अपने सेल इस तरीके से सेपरेट हो गए। तो अब ये देखो, दोनों सेल के बीच में ये सेल वॉल भी बनी। सेल वॉल जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, सेल वॉल। एंड दोनों सेल सेपरेट हो गए, डॉटर सेल बन गए। ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन इतना याद रखना, सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लांट सेल में होता है। क्लियर है? तो यहां पे हुआ तुम्हारा माइटोसिस कंप्लीट। अब मियोसिस में क्या है? देखो, अब हो सकता है काफी सारे बच्चे मियोसिस को छोड़ देते हैं, करते ही नहीं है, बिकॉज उसका एग्जाम में आने का वैसे तो चांस बहुत कम है। आपके टेक्स्ट बुक में कोई खास एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है मियोसिस का, कुछ भी बिल्कुल क्लियरली बताया नहीं है, बस डायग्राम दे दिया है और 2-3 लाइन, 4-5 लाइन लिख दिया है, क्लियरली कुछ भी नहीं बताया है। तो काफी बच्चे छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, प्रोफेज 1 के स्टेजेस को एक्सप्लेन करो, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो काफी बच्चे वो क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। लेकिन बात ऐसी है ना, हमें लगता है वो नहीं आएगा, लेकिन सच बताऊं कोई गारंटी नहीं है, आपके बोर्ड का कोई भरोसा नहीं। भले ही टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे सीखें, सीखें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लर्न करें। और एक्सरसाइज में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों पूछा, एक्सरसाइज में दिया है ना, पूछा जा सकता है। आप मोर्चा लेके जाओ, हमारे स्टेट बोर्ड के बाहर खड़े रख के बोलो क्यों पूछा, वो बोलेंगे एक्सरसाइज में दिया था ना, आपने क्यों नहीं पढ़ा। ऐसा होता है। तो अगर कोई चीज एक्सरसाइज में दी हुई है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हम पढ़ें, बिकॉज पूछा जा सकता है। कोई भी टीचर गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि नहीं आएगा, आ गया तो क्या करोगे, ये बात है ना। ऐसा काफी बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने बोला ये आज तक नहीं पूछा तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछा है। ऐसा काफी बार होता है। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू मियोसिस। बात समझ में आ रही है? आज तक नहीं पूछा पिछले 7 साल में, तो क्या अभी भी नहीं पूछेंगे? जरूरी है? नहीं, पूछ सकते हैं। सिलेबस चेंज होने वाला है जल्दी, एक 2 साल में सिलेबस चेंज होगा, तो शायद पूछ ले, है ना। सिलेबस चेंज होने के पहले एक बार सरप्राइज दे दे आपको, हो सकता है। चलो, मियोसिस में क्या होता है, बाकी कहानी सेम है। यहाँ पे मियोसिस में ना 2 बार डिवीजन होगा। मियोसिस में कितनी बार डिवीजन होता है? 2 बार डिवीजन होता है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर भी क्रोमोसोम आपको जोड़ी में दिख रहे हैं, पैर में, मतलब ये सेल, चलो क्रोमोसोम पैर में है, ये पापा का है, ये मम्मी का है, मतलब ये डिप्लॉयड सेल है। ठीक है,
और जो सेल यहां पे मियोसिस करते हैं इनको हम जर्म सेल बोलते हैं, जर्म सेल्स। जर्म मतलब कीड़े, बैक्टीरिया, वैसा नहीं है, नाम है इनका जर्म सेल्स। ये लोग मियोसिस करते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड सेल है। अब यहां पर भी डीएनए को डबल किया जाएगा तो आपको क्रोमोसोम इस तरीके से दिखेगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ दिखेगा। यहां तक की बात सेम है, जैसा माइटोसिस में किया वैसा ही किया। अब आपको एक बात बताता हूं, ये जो क्रोमोसोम होता है ना, ये पापा का रेड वाला, चलो ये रेड वाला पापा का, बहुत गंदा बना रहा हूं लेकिन समझ के लो, और ये मम्मी का ब्लू वाला, ठीक है। अब ये जो जोड़ी है, सिंपल बताऊंगा, इस जोड़ी को हम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे, बिकॉज ये दोनों क्रोमोसोम, इनका स्ट्रक्चर सेम है, उनकी साइज, उनका शेप सेम है। ये जो जोड़ी में क्रोमोसोम आते हैं उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर सेम है, तो इनको होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स याद रख सकते हो, जो जोड़ी में क्रोमोसोम है उनको अपन ने क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ध्यान से सुनो, मियोसिस 1 में 2 बार डिवीजन होता है, तो मियोसिस 1 में अपन क्या करते हैं, इस जोड़ी को ब्रेक करते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है पापा का और मम्मी का, उसकी जोड़ी को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अब यहां पे क्या होता है, पूरा रेड वाला जो पूरा क्रोमोसोम है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड, वो पूरा एक सेल में आ जाएगा, और ब्लू वाला पूरा एक दूसरे सेल में चला जाएगा। अब मुझे बताओ यहां पर पैर है क्या, नहीं, यहां पे सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है। हमने पैर को सेपरेट कर दिया, जो जोड़ी बनी हुई थी वो हमने सेपरेट कर दी, सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल मतलब क्या, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसको हैप्लॉइड कह सकते हैं। हैप्लॉइड कंडीशन क्या हो गया, ये हैप्लॉइड हो गया, हैप्लॉइड हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन मुझे बताओ, अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं, तो मियोसिस 2 में क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा ही होता है। यहां पे अपन सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं, देखो, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो इधर देखो, 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, एक यहां एक यहां, यहां पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, एक यहां एक यहां। अब मुझे बताओ, ये जो नीचे के 4 सेल हैं, इनमें भी सिंगल क्रोमोसोम है, जोड़ी नहीं है ना, सिंगल है, तो ये सारे भी हैप्लॉइड है, यस और नो, ये सारे भी हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से आप मियोसिस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान से सुनो। आपने लिखा 2n, ये आपका पेरेंट सेल, फिर आपने पहला डिवीजन किया, पहले डिवीजन में आपने जोड़ी को सेपरेट कर दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया, तो हैप्लॉइड हो गया। और फिर आपने बचे हुए सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर दिया, तो आपके 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर एक पेरेंट सेल से, एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से, डिप्लॉइड पेरेंट सेल, उसमें से आप 1 2 3 4 4 हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हो। अब ये क्या बन गया, ये गैमीट्स बन गए। तो मियोसिस क्यों किया जाता है? गैमीट्स बनाने के लिए, जैसे स्पर्म है, जैसे एग है, उनको बनाने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। समझ में आया? एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, ये होता है मियोसिस। अब मियोसिस के अंदर देखो क्या क्या होगा। मियोसिस 1, मियोसिस 2, 2 बार डिवीजन होता है। अब मियोसिस 1 के अंदर भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 इतना रहेगा, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस काइनेसिस 1 होगा, मियोसिस 1। बाद में मियोसिस 2 में भी प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ये होने के बाद साइटोकाइनेसिस 2, ऐसे होगा। ये स्टेप्स रहेंगे, लेकिन अपने को ये सब नहीं करना है, हमें ये सब लर्न नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या लर्न करना है, आपको फटाफट बताता हूं। आपका जो प्रोफेज 1 है ना, हमें एग्जाम में एक्सरसाइज में क्या पूछा है,
हम उतना ही अच्छे से लर्न करेंगे, बाकी सब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोफेज 1 है मियोसिस 1 का, उसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, 5 स्टेजेस। एक होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लर्न करना पड़ेगा आपको नाम। लेजी पड़ी दी, मेरी दीदी लेजी पड़ी, लेजी पड़ी दी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस आपको लर्न करने हैं प्रोफेज 1 के। इनके अंदर क्या होने वाला है वो अपने को समझना है बस। आपको हर एक स्टेज का मैं 2-2 पॉइंट दूंगा, उतने 2-2 पॉइंट आप एग्जाम के लिए कर लो एंड डन, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस 1, और फिर मियोसिस 2 में वापस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। लेकिन वो सब अपने को करना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, प्रोफेज 1 का 5 स्टेज। तो पहले स्टेज में क्या होगा, चलो सिंपल सिंपल बताऊंगा। फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन, यहां पे क्या करेंगे, देखो ये तुमको काय दिख रहा है, ये काय दिख रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन जिसके अंदर का डीएनए हमने क्या किया है, डबल कर लिया है, डीएनए इज डबल्ड। क्रोमैटिन दिख रहा है जिसका डीएनए डबल हो चुका है, ठीक है। और क्या क्या दिख रहा है तुमको, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोलस, क्लियोलस, ठीक बात है। चलो अब हम क्या क्या करेंगे, देखो लेप्टोटीन में हम क्रोमैटिन को लपेटेंगे, क्रोमैटिन को कंडेंस करके हम क्रोमोसोम बनाएंगे, बस इतना ही करना है। इन दिस स्टेज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड क्रोमैटिन, रेप्लिकेटेड क्रोमैटिन मतलब जिसका डीएनए हमने डबल कर लिया है, डीएनए डबल किया है वैसी क्रोमैटिन। क्रोमैटिन नेटवर्क म्हणजे काय रे, क्रोमैटिन फाइबर, फाइबर लिखेंगे तो भी चलेगा। इन दिस स्टेज ऑलरेडी रेप्लिकेटेड क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होगी, लपेटी जाएगी एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। बस यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड अभी तक क्लियरली दिख नहीं रहे हैं, बिकॉज कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड क्लियरली दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको इतना याद करना है, आपको डायग्राम करना है क्या, ये डायग्राम नहीं करना है। डायग्राम किसका करोगे, माइटोसिस का करोगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस के डायग्राम्स आप कर लेना ड्रॉ, मियोसिस का डायग्राम करने की जरूरत नहीं है। मियोसिस में सिर्फ ये 5 स्टेजेस कर लेना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ठीक है। तो पहले स्टेज में हमने क्या किया, जो रेप्लिकेटेड क्रोमैटिन नेटवर्क है उसको कंडेंस करके थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम बनाया, खत्म हो गया। जाइगोटीन सेकंड स्टेज। अब यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा सिस्टर क्रोमैटिड दिख रहा है, लेकिन अभी भी क्लियरली नहीं दिख रहा। अब मुझे बताओ, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक समझ लो ये पापा वाला, ये मम्मी वाला है, बराबर है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आते हैं और एक्चुअली में जोड़ी बनाते हैं, पैर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो देखो इन दिस स्टेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आते हैं। दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इस तरीके से दोनों क्रोमोसोम आपस में लिटरली चिपक जाते हैं। इस प्रोसेस को, इस पेयरिंग को हम कहते हैं सिनेप्सिस। दोनों क्रोमोसोम्स का आपस में चिपक जाना, सिनेप्सिस। कोई दिक्कत वाली बात है, यहां तक समझ में आया। चलो थर्ड स्टेज पैकिटीन। यहां पे क्या होता है, अब देखो यहां पे आपको सिस्टर क्रोमैटिड्स क्लियरली दिख रहे हैं, क्लियरली विजिबल। सिस्टर थर्ड स्टेज पैकिटीन, सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकम क्लियरली विजिबल इन दिस स्टेज, बराबर है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है, थोड़ा सा बड़ा है, यहां पे 3-4 पॉइंट है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, उसमें कुछ नहीं है, बेसिक है बहुत। इतना आप पैकिटीन समझ जाओगे, मतलब आपका मियोसिस समाप्त है, समझ लो। रेडी, ठीक है। इसमें क्या होता है,
क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। नहीं समझा सर, कुछ भी नहीं समझ में आया, रुक जाओ, अंडरलाइन करने दो। अब सुनो, ऐसे इमेजिन करते हैं कि क्रोमोसोम इस तरीके से आपस में है। अब मुझे बताइए, ये ब्लू वाला तंगड़ी, ये वाला और ये वाला, किसको किसको दिखा रहा हूं मैं? ब्लू वाला, दोनों ब्लू वाला तंगड़ी, उनको मैं सिस्टर क्रोमैटिड बोल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, फिर चलो कौन सा कलर लूं, ये रेड वाला और ये रेड वाला, ध्यान से सुनो, इधर देखो, रेड वाला, ठीक है, रेड वाला तंगड़ी, इनको भी मैं सिस्टर क्रोमैटिड्स कह सकता हूं। अच्छा एक काम करो, नीचे बराबर जगह नहीं है, कंफ्यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो फटाफट बताता हूं। ये और ये दोनों सिस्टर्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, ये और ये भी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। अब एक लाल वाला और एक ब्लू वाला, देखो ध्यान से, एक लाल वाला और एक ब्लू वाला, ये दोनों बहनें नहीं है ना, क्रोमैटिड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की बहनें हैं क्या? सिस्टर क्रोमैटिड है नहीं, इनको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। एक रेड वाला तंगड़ी और एक ब्लू वाला तंगड़ी, ये कौन है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में क्रॉसिंग होती है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तंगड़ी के ऊपर तंगड़ी आ जाती है, दिख रहा है आपको? ऐसे एक क्रॉस बनता है। समझा क्या? पढ़ो, ये सेंटेंस पढ़ो। क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। बात समझ में आई? ठीक है। अब एक और बात, अब ध्यान से सुनो, ये जो क्रॉस है, एक्स शेप दिख रहा है, ऐसा एक्स शेप, इस एक्स शेप को, इस क्रॉस को हम कहते हैं कायस्मा। चियास्मा नहीं बोलना है, इट इज कायस्मा। जो एक्स दिखता है, जो ओवरलैप दिखता है, उस एक्स को अपन कायस्मा बोलते हैं। देखो पढ़ो ध्यान से, द क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एज कायस्मा और कायस्माटा एंड दिस लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉजिंग वेरिएशन। मतलब क्या? जब ये क्रॉसिंग होती है, जब कायस्मा बनता है, तो वहां पर दोनों तंगड़ी के बीच में डीएनए एक्सचेंज हो जाता है। मतलब लाल वाले तंगड़ी का थोड़ा डीएनए निकल के ब्लू पे जाएगा और ब्लू वाले तंगड़ी का निकल के लाल वाले पे जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है? डीएनए एक्सचेंज, जेनेटिक एक्सचेंज होगा यहां पे। बात समझ रहे हो? इस तरीके से देखो, ब्लू वाले का लाल पे चढ़ गया और लाल वाले का ब्लू पे चढ़ गया, इसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और इसके वजह से जो बच्चे बनेंगे उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा, वेरिएशन दिखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पैकेटिन समाप्त, आते हैं डिप्लोटिन, फोर्थ स्टेज। फटाफट देखेंगे अभी इसके आगे अपन। अब डिप्लोटिन में मेरे को बताओ, इधर का जो मेन काम था, मेन काम क्या था? पहले ये लोग करीब आए, पेयरिंग किया, पेयरिंग को क्या बोला? सिनेप्सिस बोला। फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉस किया, क्रॉस को कायस्मा बोला, और कायस्मा पे क्या हुआ? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, डीएनए एक्सचेंज हो गया, कार्यक्रम समाप्त। अब इनको दूर करो, करीब आए, पप्पी लिया, डीएनए एक्सचेंज हुआ, बस दूर करो, काम हो गया ना। इन दिस स्टेज रिकंबाइंड सिस्टर क्रोमैटिड स्टार्ट रिपेलिंग। रिकंबाइंड मतलब जिनका डीएनए एक्सचेंज हो चुका है, ये लोग एक दूसरे से दूर जाएंगे, अब दूर जाना स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। ये तो अपने को मालूम है, देखो प्रोफेस पढ़ रहे हो ना, तो प्रोफेस में ये सब तो होता रहेगा। न्यूक्लियोलस गायब होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, डिप्लोटिन समाप्त। फिफ्थ स्टेज डायाकाइनेसिस। यहां पर ये जो अभी भी थोड़ा सा कायस्मा दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है ना, अब इमेजिन करो ये क्रॉस धीरे 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 ऐसे टिप पे आ जाएगा। क्रोमोसोम्स दूर जा रहे हैं, तो जो क्रॉस है वो एकदम कहां पे आ जाएगा? टिप पे आ जाएगा। देखो, इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मा। मतलब क्या? क्रोमोसोम दूर जाते जाते जाते
जो कायज्मा है वो बिल्कुल टिप पे आ जाता है, इसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज्माटा। कायज्मा और कायज्माटा सेम चीज है ना, अलग थोड़ी है। क्रॉस, जो क्रॉस होता है एस शेप होता है, उसको कायज्मा कहते हैं। टिप पे आ गया, बराबर। अब क्या करोगे, न्यूक्लियोलस को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पूरा गैप कर दो। अच्छा, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड। मियोटिक स्पिंडल मतलब क्या, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। देखो, जो स्पिंडल फाइबर माइटोसिस में बनते हैं उनको माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है, और जो स्पिंडल फाइबर मियोसिस में बनते हैं उनको मियोटिक स्पिंडल कहा जाता है। दैट्स इट। तो यहां पर भी जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट होके ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं, स्पिंडल बनाना स्टार्ट करते हैं, और बाय द एंड न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, पूरी तरीके से गायब। और स्पिंडल फाइबर बनकर, देखो रुको एक मिनट, स्पिंडल फाइबर बनकर धीरे धीरे यहां पे अटैच होनी स्टार्ट हो जाएगी, सेंट्रोमियर पे अटैच होगी। चलो, अभी आपको लर्न इतना ही करना है। इसके आगे का सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए एक बार मैं बता रहा हूं आपको, बिकॉज प्रोसेस को आधा नहीं छोड़ना चाहता। एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरा दे दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना इतना ही है, डायकाइनेसिस तक पढ़ना है। अब मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन किया जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम को। देखो, ऊपर से आने वाला दोनों स्पिंडल एक ही क्रोमोसोम को अटैच हुआ है, और नीचे से आने वाला भी एक ही क्रोमोसोम को अटैच किया है। इक्वेटोरियल प्लेन पे लाया, एनाफेज में क्या किया, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट किया। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while the sister chromatid remain joined at the centromere। सिस्टर क्रोमैटिड तो जुड़ा हुआ है ना अभी भी, हमने जो जोड़ी थी होमोलोगस क्रोमोसोम की उसको सेपरेट कर लिया। फिर टीलोफेज आया, टीलोफेज में देखो एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया। ऐसे अगर यहां पे टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते, अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो 46 में से 23 ऊपर जाते और 23 नीचे जाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से। और सारे क्रोमोसोम्स में ये ओवरलैपिंग होता है, सिनेप्सिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये सारे क्रोमोसोम में होता है, सारी जोड़ियों में होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, इस तरीके से क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए। यहां पर टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, और इसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियस, और ये भी क्या है, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, टीलोफेज 1 फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हो गया। नॉच फॉर्मेशन, एनिमल सेल की बात करें, नॉच फॉर्मेशन होगा, सेपरेशन हो जाएगा। क्लियर है? फिर मियोसिस 2, यहां पे तुरंत आपको बता देता हूं, मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस, यस और नो? मियोसिस 2 किधर गया, सेम एज माइटोसिस। क्यों? सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करना है। तो ये आपका प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या क्या करते हो आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब करते हो, न्यूक्लियोलस को गायब करते हो, और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर मेटाफेज, मेटाफेज में आप क्या करोगे, क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेन पे लेके आओगे। एनाफेज में क्या करोगे, किधर गया एनाफेज, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर दोगे। चलो यहां लिख देते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट, बराबर है। फिर टीलोफेज में जाओगे, टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स डिकंडेंस हो जाते हैं और बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस, इधर लिखने का भी जगह नहीं मेरे पास। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा एंड 4 हैप्लॉइड सेल यहां पे बन जाएंगे इस तरीके से, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने के बाद। ठीक है, ये क्या बन गए आपके 4 हैप्लॉइड गैमीट्स। दैट्स इट। ये सब आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 स्टेज याद करना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जो मैंने पढ़ा है वो लिख लेना, उतना कर लेना बस। मियोसिस में आप इतना ही करोगे, डायग्राम नहीं करोगे। माइटोसिस में डायग्राम भी करोगे और चारों फेजेस एंड साइटोकाइनेसिस, सबका एक्सप्लेनेशन भी आपको आना चाहिए। चलो, इसी के साथ अपना ये चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।